माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम 100 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें, यानी कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो देखिए उत्तर इसका क्या होगा। देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत, यानी मानव भूगोल में प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य यानी बीच का जो स्थापित परिवर्तन है उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें मानवीय क्रियाकलापों के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने से विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। आगे देखिए, रैट जल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। देखिए, रैट जल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्रों के नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 देखिए संसाधन भूगोल, दूसरा है कृषि भूगोल और तीसरा है उद्योग भूगोल और चौथा है पर्यटन भूगोल। तो यहाँ पे हमें 2 उपक्षेत्र पूछा था, हमने यहाँ पे आपको 4 उपक्षेत्र बता दिया। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न है कि निश्चयवाद क्या है। तो देखिए निश्चयवाद क्या है, यहाँ पे देखिए इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण द्वारा नियंत्रित माना जाता है। मानव भूगोल को एक निष्क्रिय कारक माना है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। इस विचारधारा के मानने वाले मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, कार्य कुशलता तथा जीवन पद्धति आदि को भी पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण सर्वप्रमुख है जो मानव के सारे क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। मानव प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास के रूप में कार्य करता है। ये होता है निश्चयवाद। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संभववाद क्या है। तो देखिए संभववाद क्या है। देखिए संभववाद की विचारधारा सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लूसियन फैब्रे ने अपनी पुस्तक किसमें देखिए जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में 1925 में किया। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। संभववाद मनुष्य को सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। यानी निश्चयवाद के जो यहाँ पे देखिए संभववाद के द्वारा जो मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, लेकिन जो निश्चयवाद है इसके अनुसार मनुष्य जो है प्रकृति का दास है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या है। कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों के नाम लिखिए। तो देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति और तीसरा है जलवायु, चौथा है मृदा यानी जो मिट्टियां होती हैं। ये होती हैं 4 भौगोलिक कारक हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखें अथवा जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो उत्तर देखिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि
जन्म दर तथा मृत्यु दर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर। देखिए जन्म दर क्या होता है। एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों में किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को ही जन्म दर कहते हैं। देखिए, कोई देश है जिसमें 1000 लोग रह रहे हैं। अब एक साल में, कितने साल में, एक वर्ष में, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के द्वारा कितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, वही होता है जन्म दर। अब देखिए मृत्यु दर क्या होता है। देखिए, जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश के क्षेत्रफल में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मान लीजिए कहीं की जनसंख्या 1000 है, कोई क्षेत्रफल ले लीजिए, जैसे कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में 1000 व्यक्ति रह रहे हैं, तो यहाँ पे एक साल में जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है वही होता है मृत्यु दर, और जितने व्यक्तियों की, इसमें जितने बच्चों का जीवित जन्म होता है वही होता है जन्म दर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। देखिए, कह रहा है कि जनसंख्या वितरण के कारकों के नाम लिखें अथवा जनसंख्या वितरण के कौन कौन से कारक हैं। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या के वितरण के जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1 है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, और तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तथा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, वृद्धि तब होती है जब दो समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या अन्य देशों में लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। तब यह होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में जाकर प्रवास करें, लोग अन्य देशों में जाकर रहने लगे, जहां से जाएंगे वहां की जनसंख्या कमी होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। देखिए, किसी देश की जनसंख्या को उनके विविध विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करके जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। जैसे कि आयु, लिंग, निवास, धर्म, भाषा, शिक्षा, व्यवहारिक स्थिति आदि, ये होता है जनसंख्या संगठन। अब देखिए प्रश्न संख्या 11। देखिए, कह रहा है कि लिंग अनुपात शब्द की परिभाषा दीजिए। तो देखिए उत्तर, किसी जनसंख्या समूह में स्त्रियों तथा पुरुषों की जनसंख्या के मध्य मिलने वाले अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हो रही हैं, ये होता है लिंगानुसार। मान लीजिए 1000 पुरुषों पर 972 स्त्रियां पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे कितने पुरुष बचे, तो इसी प्रकार से लिंगानुपात गिना जाता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता की परिभाषा दीजिए, फिर साक्षरता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए साक्षरता क्या होता है, यहाँ पे देखिए उत्तर देखिए, समानतया लिखने पढ़ने की कला को न्यूनतम स्तर पर साक्षरता कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आयु संरचना क्या महत्व है, आयु संरचना का महत्व क्या है। तो देखिए उत्तर, कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या का मिलने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। सामान्यतः किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 है बाल आयु वर्ग, यानी कि 0 से 14 वर्ष तक की। उसके बाद है प्रौढ़ आयु वर्ग, यानी कि 15 से 59 वर्ष तक। और फिर तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग, यानी कि 60 वर्ष से अधिक लोगों का। इस प्रकार से इनका आयु वर्ग होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कह रहा है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न वर्गों के स्त्रियों तथा पुरुषों का निवास होता है। पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में लिंग अनुपात का आदर्श स्थिति तब माना जाता है जब स्त्री एवं पुरुष का अनुपात 1:1 हो। मान लीजिए कि अगर 100 पुरुष हैं तो 100 स्त्री भी हों, तो हो गया 1:1। तो ये समान माना जाता है लिंग अनुपात।
लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या और गुणे में 1000। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है। तो देखिए उत्तर, किसी देश की जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच एक संतुलन सूचक है। यह प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या प्लस गुणे में 1000। किस प्रकार से, देखिए लिंगानुपात बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या। मान लीजिए स्त्रियों की संख्या कितनी है, 970 है, पुरुषों की संख्या 1000 है। गुणे में कर दीजिए 1000, यहाँ से 0 से 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना परसेंट हो गया, इसका जब भागेंगे तो हो जाएगा 9.7। इतना आप घटा दीजिए तो हमारा हो जाएगा कितना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, मानव विकास मानव की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। अर्थात मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, सेवाएं और राजनीतिक विकास के विकल्पों को वृद्धि करने की प्रक्रिया को ही मानव विकास का लक्ष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। तो देखिए उत्तर, मानव विकास के 4 स्तंभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि सतत पोषणीयता से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध पर्यावरणीय, वित्तीय तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से इस प्रकार किया जाए जिससे इन संसाधनों की उपलब्धता समान रूप से आगे आने वाली पीढ़ियों को मिल सके तथा आने वाले भविष्य में उनका विकास सही रूप से हो सके। ये होता है सतत पोषणीयता। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि भविष्य में मानव विकास में के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। तो देखिए उत्तर, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच। स्वास्थ्य जीवन का अर्थ है कि किसी देश के लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन तथा शिक्षा मानव विकास के लिए आधारभूत क्षेत्र है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। तो देखिए प्राथमिक अथवा प्रारंभिक व्यवसाय वे हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं और प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना और फिर देखिए वनों से लकड़ी एवं फल प्राप्त करना, खनन कार्य प्रमुख रूप से शामिल है। ये हैं प्राथमिक क्रियाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कह रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है अथवा निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, इस कृषि पद्धति के अंतर्गत सभी कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए न होकर कृषक परिवार के उपभोग के लिए होते हैं। किसान मुख्यतः कृषि फसलों पर निर्भर रहता है, लेकिन कुछ दुधार पशुओं को भी पालता है। इस कृषि को ही 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर का देखिए क्या है, आदिकालीन निर्वाह कृषि जिसे स्थानांतरित कृषि कहे, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए जीवन निर्वाह कृषि की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, इस कृषि पद्धति के अंतर्गत सभी कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए ना होकर कृषक परिवार के उपभोग के लिए भी होते हैं। यानी जैसे कि दूध, लोग के पशु से दूध निकालते हैं गाय भैंस से, तो लोग उसे खाते पीते हैं। जो लोग पालता है उसका परिवार से पोषण भी करता है। तो ये दूसरा है, किसान मुख्यतः कृषि फसलों पर निर्भर नहीं रहता, किसान मुख्यतः कृषि फसलों पर ही निर्भर रहता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए कच्चे माल के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया। कच्चे माल को के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। नंबर 1,
कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, और तीसरा है रसायन आधारित उद्योग, और चौथा है पशु आधारित उद्योग, और पांचवा है वन आधारित उद्योग। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि रोपड़ कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, विश्व के अनेक भागों में यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित किए गए उपनिवेशों में रोपड़ कृषि फसलों की कृषि करना प्रारंभ किया, जैसे कि चाय, कहवा, कोको, कपास, गन्ना, केला तथा अनानास आदि रोपड़ फसल हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 4 फसल निम्नलिखित है। नंबर 1 गेहूं, जौ, राई और मक्का। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय कृषि की महत्व को परिभाषित कीजिए, महत्व को लिखिए। तो देखिए यह एक अति विशिष्ट प्रकार की व्यावसायिक कृषि है जिसमें खट्टे रसदार फलों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अंगूर, अंजीर, जैतून इस कृषि में उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख फल हैं। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना है। आज के वीडियो में हम सिर्फ 26 क्वेश्चनों को ही पढ़ रहे हैं, उसका अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।